बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 में जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ साइटोप्लाज्म। ये कौन सा है जी? इसमें साइटोप्लाज्म। देखिए बेटे, जो साइटोप्लाज्म है बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये लिक्विड पोर्शन है। ये क्या होगा? इट इज़ अ लिक्विड कह दें या फ्लूइड पोर्शन होगा किसका? सेल का, जो कि क्या है कि प्रेजेंट बिटवीन, ये कहाँ पे मौजूद होगा? इट विल बी प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेसिकली क्या है कि ये एक फ्लूइड मीडियम है जो कि क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान होता है, जिसको आप क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म का। अच्छा बेटे, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ना एक जस्ट लाइक दिस, ये जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक एनिमल सेल, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि एनिमल सेल में इस तरह से क्या होगा कि ये न्यूक्लियस है। बेसिकली ये क्या था? न्यूक्लियस। और ये वाला जो पार्ट है जो लिक्विड पोर्शन था, ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म। और अगर हम ना एक प्लांट सेल जो है वो अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो बेटे प्लांट सेल जो है उसमें आपने क्या कहा था कि जो आउटर बाउंड्री होती है ना, वो हमें डबल लेयर्ड इस तरह से नज़र आएगी। डबल लेयर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे जो आउटर होती है वो क्या है? इसमें सेल वॉल है, और उसके इनर साइड पे क्या होगा? ये जो डॉटेड पोर्शन में शो कर रहा हूँ, ये साइटोप्लाज्म है इसमें। ठीक हो गया? और साथ ही ना देखें, जो प्लांट सेल होता है उसमें एक आपको ये वाला एक सिंगल वैक्यूल नज़र आएगा, जिसको आप ना सेंट्रल वैक्यूल भी कह सकते हैं, कि वो मेजर जो पोर्शन होगा ना साइटोप्लाज्म का, ये कवर कर रहा होता है। बाकी बेटे इसमें क्या होगा? ये उसी तरह से आपको ये न्यूक्लियस भी इसके अंदर मिलेगा, यानी न्यूक्लियस भी है और उसके अलावा क्या था इसमें? इस तरह से साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये मेन जो था ना, जो हमने पहले ही कहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके दरमियान वाला जो पोर्शन होता है उसको आप क्या कहते हैं? शाबाश, कि दिस इज़ बेसिकली द साइटोप्लाज्म। लेकिन बेटे देखें, जो प्लांट सेल है ना, उसमें चूँकि जो वैक्यूल है वो बड़े साइज़ का है, तो जो मेन या सेंटर स्पेस होगी ना, वो वैक्यूल कवर कर रहा होता है। तो जो साइटोप्लाज्म होगा वो एक लेयर की फॉर्म में आपको नज़र आएगा, यानी जो पेरिफेरल पोर्शन होता है ना, उसके अंदर क्या है? वो आपको एक लेयर की सूरत में मिलेगा। क्या? शाबाश, साइटोप्लाज्म। के साइटोप्लाज्म दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर इन द आउटर रीजन। बात समझ आ रही है? यानी वो पेरिफेरल इन पोजीशन होगा, सेंट्रल जो स्पेस होती है दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल लार्ज वैक्यूल। नेक्स्ट बेटे इसमें आ जाती है कि जो साइटोप्लाज्म है इसकी फिज़िको केमिकल जो नेचर है या कंपोजिशन, इसको हम ना नाम देते हैं फिज़िको केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए, जो साइटोप्लाज्म है इसके अगर हम देखें, जो सबसे मेन कंपोनेंट है ना, वो क्या है? इसमें वाटर है, और तकरीबन 90% जो होता है ना इसमें वाटर होता है, और उसके अंदर जो सॉल्यूट्स हैं वो क्या होंगे? 10% होते हैं। और उन सॉल्यूट्स को बेटे आप ना एक तो इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि कुछ ऐसे होंगे जो कि क्या हैं? ऑर्गेनिक हैं, और कुछ क्या होते हैं इसके अंदर? इनऑर्गेनिक भी होंगे, यानी दोनों तरह के आपको क्या इसमें सॉल्यूट्स मिलेंगे। अब ऑर्गेनिक में जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, आरएनए वगैरह है, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑर्गेनिक इन नेचर है, वो आपको क्या है? साइटोप्लाज्म में नज़र आएंगे। और इनऑर्गेनिक में जैसे सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं,
एच पॉजिटिव आयंस हैं, तो ये क्या होंगे, इनऑर्गेनिक जो है वो सब्सटेंसेस भी उसके अंदर मौजूद होती हैं। फिर इसी तरह से ना कुछ ऐसे सॉल्यूट्स हैं, यानी एक सेकंड हम ना इनको इस तरह से भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि क्या हैं, सॉल्युबल हैं, और कुछ क्या होते हैं इसमें इनसॉल्युबल हैं। अब बेटे जो इनसॉल्युबल होंगे ना उनमें मिसाल के तौर पे आ जाते हैं जैसे स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें एक ग्लाइकोजन आपने सुना हुआ है, ठीक है ना, जो ग्लाइकोजन होगा, या इवन के ना प्लांट्स के लिहाज से जो स्टार्च होती है, या लिपिड ड्रॉपलेट्स भी आ जाते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे, ऐसे हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल हैं। जबकि अमीनो एसिड है, ग्लूकोसा, सोडियम और क्लोराइड आयंस वगैरह की जैसे मैंने बातें की हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं, ये क्या होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब जो सॉल्युबल फॉर्म के अंदर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, दो तरह का ना यानी साइटोप्लाज्मिक जब वो आप कह सकते हैं एक पोर्शन बनाएंगे, एक को बेटे आप नाम देते हैं साइटोसोल का, और दूसरा उसमें ये है साइटोजेल, यानी वो जो सॉल्यूट्स हैं जो उसमें डिज़ोल्व हो रहे हैं वो क्या होंगे कि साइटोप्लाज्म के दो तरह के ना हमें उसमें नज़र आएगा, एक साइटोसोल होगा, और साइटोसोल जो होता है ना वो बेटे पहली बात ये कि लेस विस्कस उसको कहते हैं। ये क्या होगा, हाँ जी, ये लेस विस्कस है, यानी इतना जैसे होता है ना विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा नहीं है। और ये जो है ना इनर पार्ट है, या इनर पोर्शन जो होगा ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होता है, ये मोस्टली कौन सा होगा, साइटोसोल। जो इनर पोर्शन है ना, ये जहाँ पे मैं ग्रीन डॉट्स ये बना रहा हूँ, ये क्या है, शाबाश, ये नॉन या लेस विस्कस होगा, साइटोसोल। जबकि आउटर पार्ट जहाँ पे ये मैं ब्लू डॉट्स ज़रा बड़े साइज़ के ये शो कर रहा हूँ, इसको बेटे मैं नाम दे रहा हूँ कि ये साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन है, साइटोजेल। ठीक है, जैसे मैंने उसको कहा है ना वो लेस विस्कस था, तो जो साइटोजेल होगा ये क्या हो जाएगा, इसमें मोर विस्कस होगा। बेटे यहाँ पे ना आप विस्कस के लिए ना यूँ वर्ड याद रख लें, जैसे गाढ़ा की कोई चीज़ होती है ना, एक सोल्यूशन है वो ज़्यादा विस्कस है या गाढ़ा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे वो लेस विस्कस है, ये मोर विस्कस था। फिर ना वो हमने कहा था इनर पार्ट होता है, ये आपको क्या आउटर पार्ट इसमें नज़र आ रहा है। और जो आउटर पार्ट है ना, इसके लिए मैं एक ये वर्ड लिख रहा हूँ, पेरिफेरल पोर्शन है ये, यानी जो आउटर होता है ना पेरिफेरी वाला है ये एरिया, तो पेरिफेरल जो पोर्शन हमें नज़र आता है वो क्या होगा, साइटोजेल की मदद में। अब ना एक जो साइटोप्लाज्म की ना एक प्रॉपर्टी भी यहाँ पे बता देता हूँ कि जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे नहीं है कि वो मूव नहीं करता, बल्कि क्या करेगा, साइटोप्लाज्म जब वो मूव करता है, और वो जो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है बेटे उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। और बेसिकली ये जो मूवमेंट है ना, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइक्लोसिस, ये बेसिकली क्या है, इट इज़ स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ये क्या होती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगी, और इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट के दौरान क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लो करेगा, यानी साइटोप्लाज्म फ्लोज इन अ सर्कुलर मैनर। वो क्या करता है, सर्कुलर मैनर में वो फ्लो करता है। यानी अगर मैं ना यहाँ पे ऐसे ना एरो से बना देता हूँ, देखें ये एरो जो ना फ़र्ज़ करें साइटोप्लाज्म के जब वो मूवमेंट को शो कर रहा है, तो ये देखें ये क्या एक सर्कल सा बन रहा है, तो मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ कि दिस इज़ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ये साइटोप्लाज्मिक क्या है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो रही है, जिसमें वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पैटर्न पे जब वो फ्लो कर रहा होता है। लेकिन बेटे ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है ना, ये कैसे होती है, बाकायदा ना जो सेल है उसके अंदर कुछ फिलामेंट्स होती हैं जिनको ये हम नाम देते हैं माइक्रो
फिलामेंट्स। कौन सी हैं जिसमें? माइक्रो फिलामेंट्स हैं। अब वो जो माइक्रो फिलामेंट्स होती हैं ना, जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी तो वो क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म को जो मूव करवाती हैं और वो सर्कुलर पैटर्न के अंदर जब वो मूव करना शुरू कर। मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ। देखें, जैसे ना आप एक टब ले लें पानी वाला ना, उसके अंदर पानी डाल लें, जस्ट अपने फिंगर की मदद से आप थोड़ा थोड़ा उस वाटर को ऐसे ना पुश करें, तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे उस टब के अंदर क्या है, पानी जब वो सर्कुलर मैनर के अंदर जब वो फ्लो करना शुरू कर देगा। यहाँ पे भी ना वो जिस साथ माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग शो कर रही होती हैं, तो साइटोप्लाज्म को वो पुश कर रही होती हैं, तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक सर्कुलर मैनर के अंदर जब वो फ्लो करना शुरू कर देता है। और ये जो होगा ना, इसको आप क्या नाम देंगे, साइक्लोसिस। अब इस साइक्लोसिस का जो होता है ना पर्पस बेसिकली क्या है? एक तो बेटे आप साइक्लोसिस का ये कह सकते हैं, जो इसका ना रोल है या पर्पस जो था ना, वो था कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी अगर एक मटेरियल सेल के एक पोर्शन में है, जब वो स्विमिंग मूवमेंट हो रही होगी तो वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या है, दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। और फिर ना एक और भी इसमें आप कह सकते हैं कि दिस हेल्प्स इन द इवन डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो उसकी इक्वल या इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, बेसिकली जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करेगा। यानी इवन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है, और सेकंड हमने क्या कहा था, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कर रहे हैं उनमें भी क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। यानी इक्वली क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं मटेरियल्स साइटोप्लाज्म के अंदर, इवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या था, साइक्लोसिस का जब एक आप कह सकते हैं पर्पस है या उसका रोल है सेल के अंदर। अच्छा बेटा, इसके बाद जो लास्ट है यहाँ पे रोल ऑफ साइटोप्लाज्म या फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म भी आप कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे ना आपके बुक में ना उसने एक बात की है यहाँ पे, जो उसका मेटाबॉलिक रोल है वो क्या है। लेकिन मैं इसमें ना मेटाबॉलिक रोल के साथ साथ ना जो ओवरऑल जनरल फंक्शंस हैं उनकी बात भी करूँगा। कि देखें, सबसे पहली बात कि जो साइटोप्लाज्म है, आपके बुक में हेडिंग उसने मेटाबॉलिक रोल का दिया है, तो हम ये कहते हैं कि इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप देखें ना, जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं, उनको साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर भी किया जा रहा होता है, तो ये उनकी स्टोरेज का काम भी करेगा। बात समझ आ रही कि नहीं? फिर इसी तरह से ना हम ये कहते हैं कि प्रोवाइड्स स्पेस फॉर ऑर्गेनेलिस, जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलिस हैं उनके लिए ये क्या करता है, स्पेस भी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर ऑर्गेनेलिस ऑफ द सेल। बात क्लियर हो रही है? फिर इसी तरह से बेटे जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जैसा मेटाबॉलिक रोल की हम बात करते हैं ना, उसमें मेटाबॉलिज्म के लिहाज से जो डिफरेंट प्रोसेसेस या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उनमें मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, वो एक जनरल रोल की बात की है। अब हम यहाँ पे मेटाबॉलिक रोल इसका देखेंगे, मेटाबॉलिज्म में क्या है। और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो ना वो केमिकल रिएक्शंस होंगे या एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम मेटाबॉलिक रोल में इंक्लूड करते हैं। अब बेटा इसमें ना सबसे पहले मेटाबॉलिक रोल में एक मैं लिख रहा हूँ ग्लाइकोलिसिस। और ये आपने ना ख़ास तौर पे जो रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ा था मैट्रिक लेवल पे, यहाँ पे बुक 1 में हम चैप्टर 4 के अंदर भी ये पढ़ेंगे कि भाई वो जो ग्लाइकोलिसिस है ना, उसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन का ये पहला स्टेप है, और ग्लूकोज क्या होगा, पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होता है। यानी इसमें ना कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज है जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होगा 2 मॉलिक्यूल्स में, 3 कार्बन वाले, पायरुवेट भी कह दो या पायरुविक एसिड। वो प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है ना? यानी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसके दौरान क्या होगा कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ है किस में जी, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं।
तो ये ज़ाहिर है एक केमिकल प्रोसेस है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो यहाँ पे हो रहा है। फिर इसी तरह से ना यहाँ पे सेकंड में लिख रहा हूँ ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है ना। देखें अगर मैं इसको ना दो में डिवाइड कर दूँ, एक ये क्या था ग्लाइकोजन और ये क्या लाइसिस, मतलब क्या है ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक हो रही है, और भाई ग्लाइकोजन जो है वो एक स्टोरेज मॉलिक्यूल है जो ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लूकोज में। और ये मैं होल एन इसलिए लिख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद में आपको क्या होगा ग्लूकोज सब यूनिट्स हैं वो मिलेंगे, तो ये क्या होगा ग्लाइकोजिनोलिसिस। इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, दिस इज़ ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये बातें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट बेटे जो आ जाता है इसमें एक स्टेप, एक यानी प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन सा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस ना बेसिकली ये क्या है, इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, यानी इसमें हम ग्लूकोज बनाते हैं। देखो ग्लूकोज आपको मिल रहा था ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से भी, लेकिन यहाँ पे ना जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है ना वो मिसाल के तौर पे आप अमीनो एसिड से कर लें, या आप जो फैट्स हैं ना लिपिड्स वगैरह होते हैं उनसे, यानी ग्लाइकोजन के अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी अब अमीनो एसिड या कह रहा हूँ या लिपिड्स वगैरह ना, तो वो डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे आप ग्लूकोज बना रहे हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी आप कह सकते हैं इट इज़ बेसिकली synthesis of glucose from other types of molecules, for example amino acids या proteins और lipids etc. बात समझ आ गई। फिर बेटे एक जो था ना साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, और उसको हम नाम देते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं दे विल बी लिंक टुगेदर। अमीनो एसिड्स क्या होंगे, आपस में लिंक होते जाते हैं, अटैच होते जाएंगे, वही पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक लॉन्ग चेन बन जाती है, यानी वो क्या है प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है। प्रोटीन बायोसिंथेसिस इसको बोलते हैं, वो भी कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी ये इस तरह से ना वो डायरेक्ट वो बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि क्या है आपको साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। बाकी रह गया बेटे यहाँ पे ना, जैसे मैंने एक इसके फंक्शंस में बात कर दी ना कि इट प्रोवाइड स्पेस फॉर सेवरल ऑर्गेनेलिस। भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ना ऑर्गेनेलिस नहीं होती। एक याद रखिएगा कि उसमें ना ये ऑर्गेनेलिस नहीं होंगी, तो उसमें ये मेटाबॉलिक रोल भी हो रहा होता है। लेकिन दूसरी बात ये बता देता हूँ कि जैसे हम ना रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन में ना वो 4 स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो सारे के सारे क्या होंगे, ज़ाहिर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है ना, वो साइटोप्लाज्म में ही हो रहे होते हैं। यानी उसमें तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगी। ये बात समझ आ रही कि नहीं। तो ये बेसिकली क्या था, साइटोप्लाज्म का रोल बनता है किस में, एक सेल के अंदर। बात समझ आ रही कि नहीं। बाकी बेटे इवन के ना यहाँ पे जैसा मैंने स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल का है ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि उसमें वो मॉलिक्यूल्स जो थे वो स्टोर्ड फूड मटेरियल है। बाज़ का जो होते हैं ना वो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स उनको हम कहते हैं, वो जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं या वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी ग्रैन्युलर फॉर्म में जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। बात समझ आ रही है। और वो जो ग्रैन्युलर है ना, यानी वो ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो ठीक है वेस्ट मटेरियल्स के हैं, लेकिन क्या होंगे वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होंगे। जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होते। होपफुली यहाँ तक ना ये साइटोप्लाज्म क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या बनती है, और कंपोजिशन में जो हमने सॉल्युबल इनसॉल्युबल की बातें की हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिहाज से कैटेगरीज आप बनाते हैं, तो बेटे ये सारी बातें आपने इसी तरह से याद रखनी है। यानी अब देखें ना, ये साइटोसोल साइटोजेल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। साइक्लोसिस जब वो पूछा जा सकता है
कि साइक्लोसिस है क्या और उसका पर्पस क्या है, तो एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाता है। बाकी रह गया इसमें जो ओवरऑल फंक्शंस है साइटोप्लाज्म के, जैसे हमने कहा ना स्टोरेज रोल है या स्पेस प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनेलिस के लिए, और जो सेकंड था सबसे इम्पॉर्टेंट वो मेटाबॉलिक रोल है, जिसके अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंक्लूड होंगी। अच्छा बेटे, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है, जैसे यहाँ पे ना एक बात की है अभी हमने कि इट प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गेनेलिस, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी बनता है वो यही ऑर्गेनेलिस हैं, या आप सेलुलर ऑर्गेनेलिस भी कह सकते हैं इनको। अब बेटे देखें, जो ऑर्गेनेलिस हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, टाइनी ऑर्गन्स। ऑर्गेनेलिस क्या है, दीज आर द टाइनी ऑर्गन्स ऑफ द सेल। सिंपली आप ना ऑर्गेनेलिस भी लिख सकते हो या सेलुलर ऑर्गेनेलिस भी कहा जाता है। और अगर कोई पूछे ना ऑर्गेनेलिस क्या है, दीज आर द टाइनी ऑर्गन्स ऑफ सेल, यानी ये सेल के क्या हैं, बहुत स्मॉल से, यानी टाइनी क्या है, ऑर्गन्स है। देखें ना, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, हैंड है, ईयर है, नोज़ है, आइज़ है, ये बॉडी ऑर्गन्स हैं। इवन कि स्टोमिक आ गया, हार्ट है, लिवर है। तो बेटे ये जो ना हर एक ऑर्गन बॉडी के लिए कोई न कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह से एक सेल के अंदर भी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या होंगे, छोटे छोटे से ऑर्गन्स होते हैं, टाइनी ऑर्गन्स इनको कहते हैं। और उसी ऑर्गन से ना स्मॉल के लिए ऑर्गेनेली। देखें ना, एक होती है ट्यूब जो बड़े साइज़ की होगी, लेकिन ना एक है ट्यूब्यूल जो स्मॉल डायमीटर होगा। इसी तरह से आपने एक पढ़े थे आर्टरी जो बिगर साइज़ की है, और एक स्मॉलर होती है आर्टीरियोल, ठीक है ना, वेन, वेनियोल, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, तो यानी वो स्मॉलर के मीनिंग में आ रहा है। यहाँ पे ऑर्गन से क्या है, ऑर्गेनेली, मतलब क्या है कि जो एक सेल है वो खुद भी कितना छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, तो जो उसके ऑर्गन्स या ऑर्गेनेलिस होंगे वो और भी ज़्यादा क्या होंगे, स्मॉल इन साइज़ होंगे। अच्छा बेटे, जो ऑर्गेनेलिस हैं इनको भी हम ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम नाम देते हैं, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस, और दूसरी वो हैं जो कि कौन सी हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस। एक कौन सी थी उसमें, मेम्ब्रेनस है, और दूसरी कौन सी है, नॉन मेम्ब्रेनस। देखें, जो मेम्ब्रेनस है ना, नाम से ज़ाहिर है उनके बाहर क्या होती है, मेम्ब्रेन है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं जैसे एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, ER पढ़ा हुआ आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो ट्यूब्स का होता है या छोटी छोटी सिस्टर्नी होती हैं उनका एक नेटवर्क है, तो उनके बाकायदा ना मेम्ब्रेन होती है। फिर इसी तरह बेटे जो गोल्जी कम्प्लेक्स होगा, या इवन के गोल्जी बॉडीज़ भी कह देते हैं, वो भी क्या है, शाबाश, उनकी मेम्ब्रेन्स होंगी। फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, बात समझ आ रही कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसके अलावा ना क्लोरोप्लास्ट लिख दें या प्लास्टिड्स लिख लें, ये वो वाले ऑर्गेनेलिस हैं जिनके क्या होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं। और बेटे ये जितने भी ना इस तरह से मैंने आपके सामने ये लिखे ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं ना, ये सिर्फ आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे। ये नहीं है कि यूकैरियोटिक सेल में जो होता है ना वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हम कहते हैं, न्यूक्लियस के साथ साथ क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी होंगी। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस और न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होते। हाँ, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो नॉन मेम्ब्रेनस आ जाते हैं, देखें वो बेसिकली ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें ये राइबोसोम्स आ जाएंगे, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। या इसी तरह से ना एक मैं यहाँ पे साइटोस्केलेटन लिख रहा हूँ, जो एक सेल का जब स्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन, ये छोटे छोटे रॉड्स वगैरह होते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। तो बेटे ये नॉन मेम्ब्रेनस हैं, तो ये क्या होंगे, ये आपको ना यूकैरियोटिक में मिलेंगे। अब प्रोकैरियोटिक में ना जैसे मैंने कहा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस न्यूक्लियस नहीं होता, तो बेटे उसमें याद रखें राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में है, लेकिन साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता।
यानी साइटोस्केलेटन क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। बाकी रह गया इसमें आपके सिलेबस में ना कुछ और ऑर्गेनेलिस भी शामिल हैं। ये तो मैंने थोड़ी सी वो इन जनरल लिखी थी ना। आपके सिलेबस में बेटे एक आएगा यहाँ पे, जैसे मैं ये पर ऑक्सीसोम लिख रहा हूँ, और इसी तरह से एक ना ग्लाइऑक्सीसोम्स। ये बेटे वो वाली हैं जो कि क्या होती हैं आपको मिलेंगी किस में जी, मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये मौजूद होती हैं यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन जो ये साइटोस्केलेटन है, राइबोसोम्स वगैरह हैं, या इवन कि ये देखें सेंट्रियोल में लिख रहा हूँ, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है ये, तो ये फिर क्या होगा, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस। अच्छा, एक और ना यहाँ पे टर्म मैं यूज़ करने लगा हूँ, सेल इंक्लूजन्स। कौन से? सेल इंक्लूजन्स। बेटे जो सेल इंक्लूजन है ना, तो इसमें भी क्या होगा, एक तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी ये क्या होंगे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। और ये जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आते हैं, ये बेसिकली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ग्रैन्यूल्स हैं। और ये क्या होंगे कि दे विल नॉट शो एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये किसी किस्म की जो मेटाबॉलिज्म के लिहाज से जो एक्टिविटी होती है वो भी क्या है, ये शो नहीं करते। और इसमें ना देखें ख़ास तौर पे ना वो आप कह सकते हैं स्टोर्ड मटेरियल्स हो सकते हैं, या इवन के वेस्ट मटेरियल भी शामिल हो सकती हैं। अब वो जो ग्रैन्युलर से जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, या इनसॉल्युबल फॉर्म में जो नज़र आ रहे हैं, उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ एक ग्लाइकोजन है, यानी वो स्टोर्ड फॉर्म में पड़ी हुई है, किसी किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं शो कर रहे। या इसी तरह से जो लिपिड के ना इसमें आपको साइटोप्लाज्म के अंदर बाज़ का वो ड्रॉपलेट्स वगैरह भी नज़र आते हैं। या यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स के ना क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं जो इनसॉल्युबल फॉर्म में पड़े हैं। या इसी तरह से ना जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म में बेटे आपको नज़र आएंगे। यानी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो थे ना ख़ास तौर पे जो सेल को एक कलर दे रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी किस में आते हैं, इसी सेल इंक्लूजन के अंदर जब वो क्या इंक्लूड होंगे। ये बातें समझ आ रही कि नहीं? तो ये भी बेसिकली ऑर्गेनेलिस और सेल इंक्लूजन जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगी। वो जो हमें पहले फंक्शन पढ़ा ना कि साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर, तो बेटे ये याद रखिएगा, ये इन सब को एकोमोडेट कर रहा है, इनके लिए वो स्पेस प्रोवाइड कर रहा होता है। ये बातें क्लियर है? आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी इंशाल्लाह हम ना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिस हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर इसी तरह से गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स वगैरह जो हैं, ये सारे हम ना अब वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या होती है और उनका फंक्शन क्या है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।